का सबसे पहला सुपर हीरो कौन था? चलिए चलते हैं मौर्यन एम्पायर के जमाने में और जानते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में। सो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर चैप्टर का वन शॉट। लेकिन जब भी हम किसी भी एम्पायर के बारे में या फिर हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके बारे में पता चलता है कुछ प्राइमरी सोर्सेज से, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज से या फिर कुछ लिटरेसी सोर्सेज से। तो हम भी जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत जो है वो हमें कहां से और किस तरीके से जो है वो पता चलती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या था? एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक जिसमें पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में लिखा गया था। ओके, कौन थे उसके ऑथर? ऑथर थे हमारे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑफ कोर्स द विष्णुगुप्त एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल मौर्यन एम्पायर। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो हमारी पूरी गवर्नमेंट को रन करते हैं, राइट, उसी तरीके से जो है कौटिल्य जो थे वो आपके जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लैंग्वेज कौन सी थी? वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑफ कोर्स क्या फोकस किया गया था? पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है, जो आजकल बहुत फेमस हो गई है। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था मौर्यन एम्पायर का, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में लिखी गई थी। अब इसके बारे में जो चीजें हैं वो हमें कब डिस्कवर हुई? 1909 में, और फाइनली इसको हमने निकाल के जो है वो ट्रांसलेट किया सो दैट कि हम लोग अपनी पूरी दुनिया को इस ऐसे बड़े सुपर पावर के बारे में जो है वो बता सके। नेक्स्ट सोर्स जो हमें पता चलता है वो पता चलता है बेटा इंडिका। इंडिका भी एक तरीके की बुक थी जो कि आपकी किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो कि आपके ग्रीक एम्बेसडर थे। वो इंडिया में घूमने फिरने के लिए आए थे और सेल्युलर निकेटर के यहाँ पर जो है वो काम किया करते थे। ओके, इनका जो फोकस था बेसिकली, इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर जो है हर एक तरीके जो चीजें इन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट्स में जो चीजें उन्होंने उस टाइम पे विटनेस की कि भाई इस तरीके से भी एम्पायर हो सकता है, इस तरीके का भी कोई हीरो हो सकता है, वो सारी चीजें इन्होंने जो है अपनी इस बुक के अंदर लिखी। ऑल्सो ओरिजिनली तो वो गुम हो गई थी, मतलब हमारे पास नहीं है, बट कुछ ऐसे ग्रीक ऑथर्स थे जिन्होंने उसकी थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो हमें बताई और उसी से रिलेटेड हमें जो है आज चीजें पता चलती हैं। और किस तरीके से फिर आते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल आपको पता है एक हिस्ट्री का ही टर्म है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताता है कि कुछ ऐसे रिटन टेक्स्ट, चाहे वो रॉक पर हो चाहे वो किसी पिलर पर हो, वहां से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कौन राज कर रहा था और कौन बेसिकली किसका एम्पायर था। ओके, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते बच्चा 14 मेजर रॉक एडिट्स। रॉक मतलब पत्थर, तो पत्थरों के ऊपर जो है आपकी अशोका, जिनको हम अशोका द ग्रेट बोलते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर के सबसे फेमस सुपर हीरो रहे हैं, है ना, उनके बारे में हमें पता चलता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे होगे इस रॉक के ऊपर भी किस तरीके से सारी चीजें लिखी गई हैं, ऐसे ही अशोका ने सारी चीजें जो है रॉक्स के ऊपर लिखवाई थी और इसके टोटल 14 मेजर रॉक्स थे। ओके, दूसरी जो चीज अगर हम बात करें 7 पिलर एडिट्स, जैसे आप अगर कभी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में गए होंगे तो आपने इस तरीके की बिल्डिंग्स देखी होंगी जहां पर आपको ऐसे पिलर्स मिलते हैं जो बिल्कुल आपको हिस्ट्री की एकदम याद दिला देते हैं। तो उसमें आपको जो है पिलर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें जो उनके हम बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजीज जो वो फॉलो करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसी टर्म जो वो अपने पूरे के पूरे एम्परर में यूज करते थे, वो सारी चीजें उन्होंने जो है यहाँ पर लिखवाई गई। लीगल ऑर्डर्स एंड डिक्रीज इशूड बाय द अशोक, राइट, कि जो लीगल ऑर्डर्स थे, जैसे हमारे यहाँ पर आज जुडिशरी काम करती है तो हमारे यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर लॉज है, तो वही चीजें उन्होंने वहां पर लिखवाई। प्रोवाइडिंग द मोस्ट एक्यूरेट हिस्टोरियल डेटा, मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ये हमें ओरिजिनली फॉर्म में मिला है। अगर ये किसी के थ्रू हमें मिलता तो हम मान लेते कि चलो एक हाथ से दूसरे हाथ गया, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ आके हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। जैसे हम इंडिका की बात कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे पास ओरिजिनली नहीं है, बट ये जो रॉक एडिट्स हैं और जो पिलर है बच्चा, ये हमें ओरिजिनली मिले हैं और ये जो है एकदम रियल, एकदम जेन्युइन पिक्चर जो है वो हमें अशोका द ग्रेट की बताते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनकी लैंग्वेजेस की, तो एक थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और एक थी आपकी खरोष्टी। जो ब्राह्मी थी वो ज्यादातर, क्योंकि देखो जो आपका मौर्यन एम्पायर था अशोका के टाइम पर, वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर चुका था। अगर हम नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें, जो कि आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है, वहां तक भी पूरा आपका जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। तो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वहां पर आपके ज्यादातर खैरोस्ट्री स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, है ना। और अगर हम बात करें ऑल ओवर द इंडिया की, वहां पर आपके जो है मेजोरिटी लोग जो है वो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो है वो मतलब राइटिंग वगैरह जो है वो की जाती थी। ओके, अब नेक्स्ट चीज आती है सांची स्तूप। सांची स्तूप से आपको याद आएगा एकदम से बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला चैप्टर। क्यों याद आएगा? क्योंकि हमें पता है कि हमने बुद्धिज्म चैप्टर में पढ़ा कि जब भी कोई जो है बुद्धास को फॉलो करता है तो वो सबसे पहली चीज जो है आप देखोगे तो उस
कि जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज जो है वो फॉर्म कर देते हैं। जैसे आज जब हमें किसी के अंदर बिलीव करना होता है तो हम मंदिर बना देते हैं, है ना। जैसे अगर जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या करेंगे, वो चर्च बना देंगे रिलेटेड टू दैट। तो ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई अशोका के टाइम पर जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया। और वो लाइफ को बदलने वाला जो फेज था वो थी कलिंगा वॉर, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें अशोका द ग्रेट के बारे में पता चलता है सांची स्तूप से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस स्तूप को बनवाया था। व्हाई? बिकॉज उन्होंने बुद्धिज्म के अंदर इतना बिलीव दिखाया, इतना वो डिवोटी हो चुके थे थ्रू बुद्धिज्म कि उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो देखते हैं सांची स्तूप के अंदर हमें क्या पता चलता है। ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, आपका जो स्तूप है वो इसी तरीके से दिखता है, डॉम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसके गेट की तरफ आइए। इसके ये जो गेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस गेट व्हाट द गेटवेज, यानी कि 4 डायरेक्शनल गेट। क्या बोल रहे हैं, पूरी 4 डायरेक्शंस में, जो हमारी नॉर्थ, आपकी जो है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं बच्चा, उन्हीं मेन डायरेक्शंस के अंदर जो है इसके सांची स्तूप के गेट थे। जो गेट थे वो आपको क्या बताते थे, दैट वाज जकाता स्टोरीज एंड बुद्धिस्ट सिंबल। मतलब उस पर बुद्धिस्ट सिंबल होते थे, जो कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं बेसिकली जो बिलीव किया करते थे, उनके यहाँ पर बहुत ही सेक्रेट माना जाता था। जैसे कि आपका पीपल का पेड़, क्यों? क्योंकि देखो पीपल के पेड़ के नीचे ही क्या हुआ था, बुद्धा को जो है निर्वाण मिला था। याद आ रहा है? जैनिज्म बुद्धिज्म वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। एंड लोटस और व्हील जो है वो यहाँ पर सिंबलाइज किया जाता था, कि जिससे ये शो किया जा सके कि दिस स्तूप इज बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट। ओके, नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कोर की, तो कोर वैसे ही था। आपने हमेशा जितना चैप्टर हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि जो भी जितने भी स्तूप्स बनाए गए हैं, जितने भी डोम्स बनाए गए हैं, उनमें एक बीच का जो पार्ट होता है, जो कोर पार्ट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बुद्धास के जो है वो अंश डाले जाते हैं। जैसे कि हिडन कंटेनिंग स्पिरिचुअल रेलिक्स ऑफ बुद्धास, जैसे कि उनके बाल, ठीक है, उनके टीथ और उनकी बोन्स के कुछ कुछ थोड़े थोड़े पार्ट जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास द फेमस दिस डोम वाला स्ट्रक्चर। अभी डोम वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऑलमोस्ट वैसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऊपर से गोल नहीं होता है, यहाँ पे हल्का सा फ्लैट होता है और इसके ऊपर एक छोटा सा ट टाइप जो है वो बनाया हुआ होता है। नाउ दिस सॉलिड सेमी डोम बिल्ड फॉर्म बाय द अनबर्न्ट ब्रिक्स। अनबर्न्ट ब्रिक्स का मतलब समझते हो, जो आपकी पकी ना हो, कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से जो है इसको बनाया गया था। अब आप सोच रहे होगे कि कच्ची ईंटों से भी क्या बिल्डिंग बनाई जा सकती है? बहुत मजबूत बिल्डिंग बनाई जा सकती है, आज भी खड़ा है ये। ओके, एंड स्टोन बाय अशोका, ठीक है, इनसे जो है इसको पूरी तरीके से बनाया गया था। और यही शो करता है कि जो हमारे अशोका द ग्रेट थे, जिन्हें हम सुपर हीरो बोलते हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी का, वो जो है किस तरीके से बिलीव किया करते थे। नेक्स्ट चीज जो हमें पता चलती है वो है ये सिंबल। ये सिंबल आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि इस सिंबल को अब हम अपना नेशनल एम्बलम बोलते हैं, है ना। सो सबसे पहले देखिए, ये थी उनकी लाइन कैपिटल, है ना, क्योंकि देखो शेर तो बोला ही जाता था, ऐसे तो नहीं कि कोई छोटा मोटा कोई हीरो या कोई छोटा मोटा इंसान उठ के एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ बन गया, पूरी हिस्ट्री बदल डाली थी, है ना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके ओरिजिन की, दैट इज स्कल्प्टेड एट द सारनाथ अंडर द रेन ऑफ एम्परर अशोका। ठीक है, जब अशोका का टाइम पीरियड था, देखो शुरुआत मौर्यन एम्पायर की चंद्रगुप्त मौर्य ने जरूर की थी, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोका दी ग्रेट आए, बट इस जो ये एम्पायर है पूरा, इसने जो सबसे ज्यादा एमरजेंस दिखाया था, या सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि वो जो फेमस वाली एक चीज होती है, वो आपके अशोका दी ग्रेट के टाइम पर ही शो हुआ। ठीक है, तो इसको बनाया गया था कब? सारनाथ में। कब? जबकि आपके अशोका का रूल था। ओके, सेकेंड चीज क्या है, एनाटॉमी ये है कि इसके अंदर आपको 4 लाइन दिखेंगे। अब जब आप इसको देखते हो तो आपको 3 ही दिखेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बट एक उनके पीछे भी है। ठीक है, सो द 4 एशियाटिक लायन, बिकॉज एशियाटिक लायन इज शोइंग द इंडियन कल्चरल, ओके, एंड स्टैंडिंग बैक टू बैक फेसिंग द कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब फेस टू फेस है, जैसे इधर 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 और इधर, इस तरीके से। ओके, रिप्रेजेंट्स पावर एंड स्प्रेड ऑफ द, ठीक है, कि भाई पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो जब भी हम लायन शो करते हैं तो लायन हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और अथॉरिटी का एक सिंबल होता है ना। जब हम भारत माता के बारे में पढ़ते हैं और भारत माता की तस्वीर बनाई जाती है लायन के साथ, क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक अथॉरिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये भी आपके जो है पावर को एज वेल एज धर्म को जो है वो स्प्रेड करने का सिंबल बनाया जाता था। मॉडर्न लेगेसी क्या है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि इंडिया ने ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इन 1950। जब हम क्या कर रहे थे, जब हम अपने सारे कौन कौन नेशनल सॉन्ग,
हमने बनाया, मतलब बनाया इन द सेंस हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर हमने अपना जो है नेशनल एंथम जो है, फिर उसी के साथ हमने अपना नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, हर चीज को हमने जो है बच्चा यहाँ पर, क्योंकि हम आजाद हो गए थे तो हम हर चीज को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सेप्टेंस दे रहे थे, तो हमने हमारी ही हिस्ट्री से एक ऐसी चीज उठाई जो बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट इज दिस सिंबल फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम। तो आप अगर आज कोई भी स्टैम्प देखोगे या कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल का इवन कोई आप पेज भी देखोगे, कोई आप इवन कोई वेबसाइट भी देखोगे, तो आपको ये एम्बलम देखने को मिलेगा। बस ये ध्यान रहिएगा कि इसके अंदर 4 लायन है, आपके 4 एशियाटिक लायंस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे मौर्यन एम्पायर की कि कहां से चीजों की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आता है दी अलायंस। मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोगों ने बहुत से सीरियल्स, बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी क्योंकि आती है ना। सो चंद्रगुप्त मीट चाणक्य एट तक्षशिला। तक्षशिला क्या थी उस टाइम पर, जो आपके जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज होती हैं हमारी, वैसे ही एक यूनिवर्सिटी थी और बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब वहां से ऐसा बोला जाता था अगर आपने पढ़ाई वगैरह कर ली है तो बहुत मतलब अमेजिंग आप जो हो, बहुत इंटेलिजेंट आप हो, क्योंकि इसके अंदर बाहर से लोग पढ़ने आते थे। हमें लगता है कि शायद इंडिया में आज ही लोग बाहर से पढ़ने आते, नहीं नहीं नहीं, बहुत पुराने समय से जो है लोग तक्षशिला में पढ़ने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जी से यहाँ मिलते हैं, बोथ यूनाइटेड अगेंस्ट द रूलिंग नंदा डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो रूलर था, इससे पहले जो एम्परर, जो किंगडम हमारे यहाँ पर था, दैट वाज द नंदा डायनेस्टी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलते हैं और इस तरीके की नीति बनाते हैं कि अब हमें जो है नंदा डायनेस्टी को हराना है। ओके, फाइनली डिफीटेड नंदाज रूलर एट मगध। मगध जो कि आज का बिहार है। ओके, मगध प्रेजेंट में बच्चा हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार उड़ीसा वाला रीजन। कैप्चर पाटलिपुत्र, बिकॉज पाटलिपुत्र आपकी जो है उस टाइम पर कैपिटल थी और आज के टाइम पर पाटलिपुत्र को ही हम पटना बोलते हैं। एंड रिक्लेम्स अलेक्जेंडर्स नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, ठीक है, और जो अलेक्जेंडर की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज थी, जो हमारा वाला पार्ट है, वो भी आपकी धीरे धीरे क्या है, रिक्लेम और कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि यहां से शुरू किया, शुरू करते करते एक डायनेस्टी को हो रहा है, दूसरे को हो रहा है, और फाइनली समय आता है 305 बीसी का, जहां पर एक ट्रिटी साइन की जाती है। क्यों की जाती है, इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मतलब बहुत ही, एक तो उनके साथ चाणक्य थे, बहुत ही एकदम दिमाग वाले इंसान, भाई ऐसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे वो। एक होता है ना ऐसा पीढ़ी में ऐसा इंसान निकल के आता है जिसको दिमाग बहुत तेज चलता है, तो ये वही इंसान थे और इसीलिए इनको चाणक्य बोला जाता था। अब इन्होंने मिलके क्या किया, सबको धीरे धीरे हराना शुरू किया। तो जब ये आपके पहुंचते हैं नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, तो वहां पर ये मिलते हैं सेलेक्टेड निकेटर से, जहां पर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है यार, एक काम करते हैं, ये लड़ाई झगड़े में छोड़ो, एक काम करते हैं, पारिवारिक माहौल बनाते हो। पारिवारिक माहौल बनाने के लिए क्या किया, अपनी बेटी की शादी कर दी इधर, ठीक है। क्या क्या देखो, सेलेक्टेड निकेटर सिक्योर्स काबुल, मतलब उसने अपने काबुल को बचाया, उन्होंने अपने कांधार को बचाया। कांधार आप समझ रहे होंगे आज के टाइम का जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, आपने जरूर मूवी देखी होगी। कांधार में जो है आपका प्लेन जो है वो हाईजैक कर लिया गया था। ऑल्सो द बलूचिस्तान एंड अ मैरिज अलायंस, और क्या क्या, एक मैरिज अलायंस जो है साइन कर लिया कि ठीक है ये रीजन हमारे पास रहने दो, बाकी सारा जो रीजन है वो आपके पास रहेगा और मैं जो हूँ अपनी बेटी की शादी आपसे करवा देता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की डील, एक फैमिली डील जो है उन्होंने आपस में साइन यहाँ पर कर ली। और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समय आता है उनके सक्सेसर का, और वो कौन थे, वो थे आपके बिंदुसार। चंद्रगुप्त रिटायर्स एट कर्नाटका आफ्टर 24 ईयर। कर्नाटका में वो जो है अपनी रिटायरमेंट लेते हैं और उनके जो बेटे होते हैं बिंदुसार, उनको जो है बेसिकली सारा का सारा एम्पायर जो है वो सौंप दिया जाता है, पासिंग द वास्ट एम्पायर टू हिज सन बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आते हैं, वही द सुपर हीरो, द अशोका द ग्रेट, जिनके बारे में हम इतनी पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं। ओके, अब समय आता है अशोका द जो है ग्रेट का। और अशोका जो थे ना, वो एक ऐसे रूलर थे जो कभी भी किसी को, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया है या किसी से कुछ छीनना है ना, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत नॉर्मल था उस टाइम पर, तो अगर किसी को अपनी पावर शो करनी है तो वो कभी भी किसी को मारने से पहले सोचते नहीं थे। मतलब एक था ना कि रूलर्स की जो एक छवि हम लोगों के मन में बनाई गई है, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई सीरीज ही क्यों ना हो, ऐसे ही अशोका द ग्रेट की स्टोरी थी। और फाइनली एक ऐसा वॉर आता है जिस वॉर का नाम था बेटा कलिंगा वॉर। कलिंगा जो है वो आज के टाइम में उड़ीसा में एक जगह है ना। होता क्या है कि जो आपके के राजा होते हैं वो इनको ना बेसिकली चैलेंज करते हैं। अब अगर कोई आपको चैलेंज करता है तो आप तो भाई एकदम ऐसे हो जाते हो कि अच्छा हमें चैलेंज करोगे आप,
तो ऐसे ही अशोका दी ग्रेट को जो है वो चैलेंज किया जाता है और अशोका अपनी जो पूरी की पूरी फौज है, पूरी की पूरी जो मिलिट्री है, उसे लेकर पहुंच जाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया मगध जो रीजन था वो बिहार, मेजर पार्ट बिहार का था, उड़ीसा और थोड़ा बहुत झारखंड वाला रीजन जो है वो पूरा आपका मगध बोला जाता था। होता क्या है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ये निकल कर आता है, अशोका फेसेस मैसिव रेजिस्टेंस इन कलिंगा, मतलब कि जब वो कलिंगा पहुंचते हैं तो लोग उनको बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, मतलब रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं कि बस रुक जाओ यार, आप नहीं करोगे। लेकिन अशोका तो मेरे को कैसे रोका आपने, आप कौन होते मुझे रोकने वाले, आई एम द ग्रेट, है ना, मैं ही हूं सब कुछ जो हूं। सो वहां पर जो है वॉर होती है और तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ये तो एक मैं बोल सकती हूँ कि एक अंदाजा है कि कम से कम आपके 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इस वॉर के अंदर मारे गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे हजारों में ऐसे लोग थे जो आपके अनाथ हो गए थे। क्यों? क्योंकि फैमिली मर रही थी, भाई लड़ाई चल रही थी ना, अब लड़ाई में तो कोई देखता नहीं कि किसका बच्चा है, किसकी माँ है, किसका, सबको मार डाला, बच्चे बूढ़े किसी को नहीं बख्शते थे, सबको जो है यहाँ पर बेसिकली मारा जा रहा था। और फाइनली इसी कलिंगा वॉर के अंदर उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है, उसी को देख के अशोका की जो है वो पूरी लाइफ बदल जाती है। द रॉक एडिट 14 जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद आ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले जिसमें रॉक एडिट्स थे, 14 रॉक एडिट्स थे, जिसमें से 14th ऐसा रिकॉर्ड है आपका जिस पर क्या लिखा गया है, अनटेंडेड डेथ, मतलब उस पर बताया गया है कि कितने लोगों की डेथ हुई इस पूरे कलिंगा वॉर के अंदर, एंड डिवोस्टेशन अक्रॉस इन्फेंट्री ली एंड एलिफेंट डिवीजन, कि किस तरीके से बेसिकली इस पूरी वॉर में जो है अशोका की जो पूरी आर्मी थी, जो मिलिट्री थी, उसने कैसे लोगों पर जो है वो मतलब ताना कसा, मारा पिटाई जो भी हुई, बेसिकली इसके अंदर जो भी खून खराबा हुआ, वो सारी चीजें रॉक एडिट नंबर 14 पर रिकॉर्ड की गई। और इसी के बाद जो है अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि पूरी तरीके से, मतलब एक होता है ना कि जब हम कोई ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मैम शायद ये स्टोरी हो सकती है कि फिल्मी होगी, बट ये फिल्मी नहीं है, दिस वाज रियलिटी बच्चा। हम लोग हमेशा से बचपन से ऐसी स्टोरी सुनते हुए आए हैं, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से बात करूं, आप लोगों के टाइम में कम होता है, थोड़ा मोबाइल फोन ज्यादा आ गया है, बट हम लोगों ने बचपन से एक ऐसी स्टोरी सुनी है कि कोई एक विलन होता है जो सडनली कुछ उसकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ पर अगर अशोका दी ग्रेट को लोग उस टाइम पर इस कलिंगा वॉर में थोड़ा बहुत वो उस रोल में देख रहे थे कि भाई लोगों को मार रहा है, कोई तरस नहीं है, कोई बुरा नहीं लग रहा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर अशोका दी ग्रेट के साथ होता है। टोटल अबेंडनमेंट ऑफ वॉर, हंटिंग एंड मीट कंजप्शन। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसके बाद जो है अशोका ने बुद्धिज्म को जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया तो जितनी भी चीजें आपके जो है बुद्धिस्ट की, जो हम बोल सकते हैं कि पूरी टर्म्स बताई जाती थी, याद होगा आपने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें उन्होंने जो है फॉलो करनी शुरू करी, जिसमें वॉर नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को परेशानी नहीं करना है, मीट जो है वो नहीं खाना है ना, और हंटिंग नहीं करनी है बेसिकली। तो वो सारी चीजें उन्होंने कंप्लीटली छोड़ दी। पूरा देखो आप, टोटल अमेंडमेंट ऑफ वॉर, कोई लड़ाई नहीं होगी क्योंकि खून खराबा होगा तो बुद्धिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, हंटिंग नहीं करनी है, किसी को पकड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, ऑल्सो मीट कंजप्शन जो है वो हम नहीं करेंगे। एंड Here's redirect to the agricultural labors, also erect 84,000 stupas, क्या बोल रहे हैं कि 84,000 स्तूपास जो है वो इरेक्ट किए गए। ऑल्सो सेंड चिल्ड्रन टू श्रीलंका टू स्प्रेड द बुद्धिज्म, और अशोका ने अपने ही बच्चों को जो है वो श्रीलंका भेजा कि भाई तुम लोग जाओ और इस बुद्धिज्म के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, ताकि लोग जो है वो अपना बिलीव इसके अंदर शो कर सके, क्योंकि उस टाइम वो पूरा का पूरा जो हमारा ये मौर्यन एम्पायर है ये आपका ऐसे ही पूरा फैला हुआ था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस रीजन से कहां तक हम लोग जो है पूरी तरीके से स्प्रेड थे। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कलिंगा वॉर में ऐसा क्या हुआ या किस तरीके से जो है अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला। ओके, नाउ लेट्स सी कि अशोका का जो एम्पायर था ये पूरा का पूरा ये आपके कहां तक एक्सटेंड था। तो आपको यहाँ पर अपना पूरा इंडिया का जो आज प्रेजेंट वाला मैप है वो थोड़ा सा कम इसलिए दिख रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ क्योंकि उतना ही रीजन जो है वो हमारे पास था। तो ये जो मैंने ब्लू वाला पार्ट दिखाया बच्चा, ये और ये जो रीजन आपको दिख रहा है पूरा, जो आपको लाइटनिंग वाला फेस दिख रहा है, ये ऐसा पार्ट था जो हमारे मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट आप लोग देखिए जिसको हम बोलते हैं आपके हिंदू कुश, काबुल, कांधार,
आपके बलूचिस्तान और नेपाल, ये पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा रीजन उनके पास था। देन हमारे पास था बंगाल टू स्वराष्ट्र, ये स्वराष्ट्र जो आज आपके गुजरात का रीजन है, और बंगाल आपको पता ही है हमारी सबसे, हम बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंट हिस्ट्री जहाँ की रही है। देन एक्सटेंडेड डाउन टू द नियर रिवर, मतलब जो साउथ वाला पार्ट था वहां से, और जो कैपिटल थी इनकी वो क्या थी, पाटलिपुत्र ओरिजिनली थी। फिर बाद में जो है कलिंगा वॉर के बाद जो है आपके तोसाली, जो कि कलिंगा कैपिटल जो है वो बनाई जाती है, मतलब जब वो बुद्धिज्म में बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद कैपिटल भी जो है वो अपनी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, जो आपको लाइटनिंग वाला पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये पूरा रीजन जो है हमारा जो है वो अशोका के अंडर में आता था। अब जो अशोका थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, मतलब उनका जो पूरा का पूरा किंगडम था, जैसे आज हम बोलते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक पूरी बुक है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है हमारे पास, उसमें हर चीज लिखी गई है कि कैसे सरकार चूज की जाएगी, कैसे इलेक्शंस होंगे, कौन है जो इस पावर को संभालेगा। तो ऐसे ही मौर्यन एम्पायर के अंदर जो है सारी चीजें आपकी मेंशन की गई थी, जिसमें ये बोला गया कि ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन। और ये बात किसने बोली थी, ऑफ कोर्स द अशोका ग्रेट जो है उन्होंने इस बात को बोला था। और सेंट्रल मोनार्की किस तरीके से काम करती थी, जैसे आज हमारी सेंटर की सरकार है, ऐसे ही सेंटर की सरकार होती थी। चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार, मतलब जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की, मतलब अशोका के मतलब दादाजी, ग्रैंड पेरेंट, और उनके पापा मतलब बिंदुसार, बिल्ड विद चाणक्य टचलेस एडमिनिस्ट्रेटर ब्लूप्रिंट फ्रॉम द अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखा था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर बिंदुसार हो। लेकिन जो अशोका थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैटर्नल डेस्पोटिज्म किया। मतलब क्या होता है इस बात का कि अशोका के समय पर टोटल शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पर जो चीजें हैं वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि ठीक है यार जैसे तैसे चला लेंगे, बट अशोका ऐसे नहीं थे। अशोका ने क्या किया कि नहीं, मैं जनता के लिए काम करूंगा क्योंकि मैं जनता के लिए राजा हूं, मैं उनके लिए अगर सुपर हीरो हूं तो मैं उनके वेलफेयर में काम करूंगा। एंड सिंप्लीफाइड टैक्स कोड टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, और धीरे धीरे सारी चीजों को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया कि लोगों के लिए भी जो है टैक्स पे करना थोड़ा सा ईजी हो, और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे आपकी इंक्रीज करती हुई चली जाए। ओके इसके बाद जो बात करें किस तरीके से जो है उन्होंने अपने इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया था, तो आप ये जो आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट सा दिख रहा है ना, ये फ्लो चार्ट से आपको अपनी सरकार की याद आ जाएगी। हमारे यहाँ पर सबसे पहले कौन होता है, सबसे ऊपर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। सबसे ऊपर हमारे कौन है, प्रेसिडेंट है, जिनका काम क्या है कि ठीक है ऑर्डर देंगे, साइन करना, किसी नई पॉलिसी पर, कोई नया कानून बना है उनके साइन के बिना वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके कौन से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि पूरा काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लिया गया, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट थे, है ना। एंड देन आपके जो है फिर छोटे छोटे लेवल पर जो है वो आपके अलग अलग जो है वो मंत्री यानी कि आपके मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए द किंग, सुप्रीम जज, हेरिडेटरी रूल, सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब जो पूरा सेंटर का पावर था वो किसके पास था, वो ऑफ कोर्स आपके किंग के पास था। इनके पास जो चीजें हैं वो आपकी किसके पास जाती हैं, इसके बाद जो चीजें हैं वो आपकी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिनको आपके प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, याद करो, चाणक्य जी। याद आ रहा है, चाणक्य जी जो थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। वो यहाँ पर जो है हेड कर रहे थे किसको, पूरे के पूरे अपने इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। जैसे हमारे यहाँ पर होता है कैबिनेट, फिर आपके डिप्टी मिनिस्टर्स, इस तरीके से। तो सबसे पहले आते हैं सेनापति, जो कि हेड ऑफ द आर्मी है। तो हमारे यहाँ पर कौन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। याद आ रहा है, ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे बच्चा मेरे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसे हमारे अभी प्रेजेंट में है, ऐसे ही मौर्यन एम्पायर के अंदर आपके सेनापति थे जो कि हेड ऑफ द आर्मी थे। दूसरे आते हैं आपके संहारता, कौन थे, चीफ ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू, जो कि आपके टैक्स वगैरह, तो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अभी कौन है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। पहले कौन थे, मतलब मौर्यन एम्पायर के टाइम पर उनका नाम क्या था, संहारता। ओके फिर आते हैं आपके सनिधता, जो कि आपके चीफ ट्रेजर है, मतलब जो ये डिसाइड करेंगे कि सारा खर्चा किस तरीके से होगा, है ना। उसके बाद आते हैं आपके कौन, आपके पुरोहित, जो कि आपके चीफ प्रीस्ट होते थे। क्योंकि देखो बच्चा उस टाइम पर जो है हम लोग एक
रिलीजन को फॉलो करते थे, है ना। अब इंडिया तो अभी सेक्युलर है कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को प्रोमिनेंट नहीं शो कर सकते, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। बट उस टाइम पर क्योंकि हिंदुइज्म ही उतना ज्यादा आपके जो है आपको पता है चल रहा था और था भी उस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं वो चीफ प्रेस्ट जो होते थे वो आपके पंडित होते थे, जो कि पूजा करवाना, ये सारी चीजें करवाना, ये सारा काम जो है वो करवाया करते थे। तो इस तरीके से जो है आपके मौर्यन एम्पायर की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम करती थी। तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे जैसे हमारे आज के टाइम पर है, तो आप कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे। स्टेट गवर्नमेंट कैसे होती थी, ये तो बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट आज हमारे पास क्या है, 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स में आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूटीज हैं, वहां पर अपना अपना है। ऐसे ही मॉडर्न एम्पायर के टाइम पर जो आपके मेन जो आपके स्टेट्स थे, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर आपके शहर, जैसे आज हमारे पास क्या है, एक शहर, शहर के अंदर अलग अलग जिले हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज है, और सिटीज के अंदर गांव है, विलेजेस हैं। तो सब लेवल पर हमारे पास क्या है, अलग अलग सरकार है। म्युनिसिपैलिटीज हैं सिटीज में, पंचायत है विलेजेस में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, ब्लॉक लेवल की सरकार है, और फिर आपके पास जो है पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट है। तो देखो कैसे होता था। सबसे पहले है द 5 प्रोविंसेस, दैट इज मगध, गांधार, अवंती, साउदर्न एंड कलिंग। ये हमारे 5 मेन स्टेट थे। ठीक, तो हो गया सेंट्रल जो पूरों को संभाल रहा था। अब है हमारे पास 5 ऐसे आपके क्या है, स्टेट। ठीक है, तो इसमें जो है आपके कौन कौन थे, हेडेड बाय कुमारा, आर्यपुत्र, असिस्टेड बाय आपके गवर्नर्स वगैरह जो है वो होते थे, जो आपके पूरे के पूरे इन चीजों को देखते थे। इसमें आपके अशोका भी जो है वो कलिंगा में ऐड हो गए थे। फिर आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिनको जनपद बोला जाता था, मतलब स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे एरियाज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बाय प्रादेशिका, दैट इज टैक्स कलेक्टर, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से। राजुका जो होते थे वो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। एंड युक्ता जो थे वो आपके ट्रेजर थे, कि खर्चा किस तरीके से होगा वो आपके ये डिसाइड करेंगे, कि भाई हम एक्सपेंसेस को कैसे अपना जो है वो करेंगे, वो सारी चीजें आपकी ये डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट था हमारे पास सिटीज, जो आपके उसके भी नीचे वाले पार्ट पर थे, जो छोटे छोटे शहर थे। दैट वाज हेडेड बाय द नगर अध्यक्ष, जैसे कि आपके सिटी मेयर, आज हमारे पास भी मेयर होते हैं, है ना। ब्लॉक लेवल पे जब आप जाओगे म्युनिसिपैलिटीज में तो आपको मिलेंगे मेयर, तो मेयर ही उस टाइम पर नगर अध्यक्ष बोला जाता था। एंड पाटलिपुत्र वाज यूनिकली मैनेज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड कमिटी ऑफ 30 मेंबर। और पाटलिपुत्र क्योंकि कैपिटल थी ना बच्चा, देखो कैपिटल को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो पाटलिपुत्र कैपिटल थी, तो उसके लिए स्पेशल 30 मेंबर्स जो थे वो आपके उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने में, कैसे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, ये सारी चीजें देखने में जो है वो ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जाता था। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे, हमने जब म्युनिसिपैलिटीज को डिवाइड किया था, तो हमने क्या किया था, हमने पॉपुलेशन के हिसाब पर किया, कि अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 10,000 या 1 लाख के बराबर है, तो उसमें आपकी म्युनिसिपैलिटीज होंगी, फिर म्युनिसिपल काउंसिल होगा। तो इस तरीके से उस टाइम पर भी जो है, मौर्यन एम्पायर के टाइम पर भी चीजें जो है वो आपकी डिवाइड की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम की, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो हर कोई कमाना चाहता है, तो क्या मौर्यन एम्पायर टैक्स नहीं लेते थे, लेते थे, और बहुत अच्छे लेवल पर टैक्स लिया करते थे। तो देखते हैं कि इनका रेवेन्यू सिस्टम जो है स्टेट किस तरीके से काम करती थी। सबसे पहले हमारे पास आता है भागा। भागा इज अ टाइप ऑफ टैक्स, जो कि आपका 1/6 to 1/4 होता था एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ एनिमल एसेट। ठीक है, कि जो लोग एग्रीकल्चर करते थे वो, और जो लोग एनिमल को यूज करते थे, है ना, जैसे अपने खेती बाड़ी के लिए, या उनको कैटल्स की तरह चलाते थे, हंटिंग वगैरह वाली चीजें, उसके लिए आपको जो है ये वाला टैक्स देना होता था। नेक्स्ट आता है बाली। बाली क्या था, वॉलेंटरी और रिलीजियस टैक्स था। रिलीजियस टैक्स कि भाई आप ठीक है जिसमें भी मान रहे हो, या जो भी कोई बिल्डिंग है, या आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, अगर आप उसके वॉलेंट्री हो, तो आपको क्या देना होगा, आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो सरकार को देना होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास लेविस, दैट इज अ टोल ऑन ट्रेड। ट्रेड के ऊपर टोल जो लगता था आपके, कि अगर आपने अपनी कंट्री से सामान को किसी दूसरी कंट्री पर ट्रेड किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, तो आपको देना होगा। लिकर शॉप्स पर आपके लगता था। गैम्बलिंग जो होती थी, फॉरेस्ट और माइंस जो रीजन थे बेसिकली, वहां पर आपके जो है सारा लेविस जो है टैक्स लगता था। फिर आता था स्टेट मेंटेनेंस। कैसे होता था, फंडिंग द मैसिव स्टैंडिंग आर्मी एंड ब्यूरोक्रेटिक सैलरीज, क्योंकि देखो मौर्यन एम्पायर के टाइम पर एक बहुत बड़ी आर्मी थी, और अशोका द ग्रेट पर टाइम पर आते आते तो और बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, क्योंकि रीजन बढ़ रहा था, रीजन बढ़ रहा था, तो आर्मी भी बढ़ानी पड़ रही थी। तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो है वो आपके अच्छी खासी फंडिंग आती थी, जिससे लोगों को सैलरी भी दी जाती थी, एंड ऑल्सो जो है आर्मी को अच्छे तरीके से जो है वो सेटल किया जाता था। पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या किया गया, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपके जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट कराए गए, एंड स्कूल्स बनाए गए। ऑल्सो एग्रीकल्चर इरिगेशन टेक्निक्स जो है वो निकाली गई, ताकि जो प्रोडक्शन है बच्चा, वो उस तरीके से हो सके जितनी हमारी नीड है।
है ना। तो ये था हमारा रेवेन्यू सिस्टम आपके मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाई सिस्टम। तुम्हें लगता होगा कि स्पाई लिटरली मैम ऐसे नजर रखवाते थे लोगों पे? हाँ, पहले के जितने किंगडम होते थे ना, है ना, वो सब क्या करते थे, क्योंकि देखो पहले के जमाने में बेटा इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अब आज आपके पास इंस्टाग्राम है, आज आपके पास इतनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं कि आपको क्या हो रहा है देश में, किसी दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, आपको सब पता चल जाता था। बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों एक होते थे, आज दोनों डिफरेंट है। उस टाइम पर एक होते थे, तो बहुत जरूरी हो जाता था बहुत सारे किंगडम्स के लिए कि वो अपने कुछ जासूसों को जो है वो अलग अलग एरियाज में छोड़ दें, कि भाई उस रीजन से कोई हमला तो नहीं करने वाला है। इसीलिए राजाओं को पहले पता चल जाता था कि अगर कोई राजा आके हम पे हमला करने वाला है। ओके, तो ये जो पूरा स्पाई सिस्टम है, ये आप देखो मेन कौन है, ऑफ कोर्स किंग द ग्रेट। किंग जो है वो मेन इंसान होंगे। सबसे पहले होती थी द आर्मी, जो आपकी मॉनिटरिंग करती थी जनरल और ट्रुप मॉरल्स को, कि क्या वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्या कोई गद्दार तो नहीं है इनमें से, सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज द किचन। किचन के अंदर ये सारी चीजें देखने के लिए, अब देखो जैसे मान लो कि भाई राजा है, अब राजा के किचन में तो कितने लोग होंगे, मान लो राजा के किचन में 20 लोग खाना बना रहे हैं, अगर 20 कुक हैं, ठीक है, तो इन 20 कुक में कोई एक ऐसा होगा जो कि राजा के लिए एज अ स्पाई काम करेगा। कैसे, कि आपको पता है ना कि भाई लोग जानबूझ के भी पहले लोगों को उस एम्पायर में भेज देते थे कि जाओ जहर मिला के खिला देना, तो राजा मर जाएगा। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए जो है ये रखा गया, क्या, वॉचिंग कुक एंड प्रिवेंट पॉइजनिंग, कि भाई क्योंकि देखो पहले के जमाने में बहुत चीजें होती थी बेटा। अगर आपने जोधा अकबर देखा हो, जोधा अकबर एक सीरियल भी आता था, एक मूवी भी बनी है, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो बहुत बार अकबर को मारने के लिए बहुत सी ऐसी जो है लड़कियों को, या फिर हम बोल सकते हैं कि खाना बनाने वालों को स्पेशली कुक के तौर पर भेजा जाता था, कि जिसमें वो खाना मिलाएं, या फिर दासी बना के भेजा जाता था कि रानी की दासी है भैया, और खाने में जहर मिलाएंगी और टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके के स्पाई हर जगह रखे जाते थे, कि भाई यहाँ पर तो कोई नहीं है जो गद्दारी कर रहा है देश के साथ, कोई ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं है जो राजा को या उसकी फैमिली को मारने के लिए जहर मिलाने आए हैं। एंड ऑल्सो द थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेट्स, जो कि आपके पूरी तरीके से क्या करते थे, मॉनिटरिंग करते थे महामंत्रास, युक्तास और प्रदेशिकास, ठीक है, कि जो हमारे छोटे रीजन है, जो नीचे हमारे अभी हमने देखा था ना, कि जो हमारे स्टेट रीजन पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, उनमें कोई ऐसी गलतियां, उनमें तो कोई ऐसा गद्दार नहीं है, तो हर जगह जो है वो आपके राजा अपने स्पाई को जो है वो छोड़ता था। इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी क्या थी, कि स्पाई वॉचिंग स्पाई, मतलब एक दूसरे को देखते रहो, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ऑल्सो चंद्रगुप्त मेंटेन अ लेयर्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क वर इंटेंट रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द क्राउन, मतलब ये जो लोग होते थे ना जो स्पाई का काम करते थे, ये डायरेक्टली किंग को जाकर जो है वो सारी चीजें बताते, मतलब उन्हीं को रिपोर्ट करते थे। ऑल्सो एंश्योरिंग एब्सोल्यूट कंप्लायंस, कि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ही जो है वो यहाँ पर बेसिकली आपके स्पाई हैं। इस तरीके से काम जो है होता था। मॉडर्न आर्मी किस तरीके से थी, क्योंकि देखो एम्पायर तो बहुत बड़ा था, तो इस एम्पायर को संभालने के लिए मिलिट्री की जरूरत तो पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो आपके 60,000 जो थे वो कैवलरी थे, यानी कि जो आपके घुड़सवार थे। उसके बाद थाउजेंड्स इन्फेंट्री फोर्सेस थी आपकी, ये जो जो एकदम चलती ना वो कैप्टन अमेरिका की तरह लड़ने के लिए शील्ड लेके ऐसे यो यो इस तरीके से, वो आपकी, ठीक है। फिर आपके 9,000 जो थे वो वॉर एलिफेंट्स थे, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर एनिमल्स को ही यूज किया जाता था आपके, क्योंकि उस टाइम पर मशीन्स वगैरह नहीं थी, ठीक है। एंड आपकी बात करें अगर हम, तो डायरेक्टेड बाय द किंग एज अ कमांडर इन चीफ, किंग जो है वो कमांडर इन चीफ के साथ मिलकर जो है अपनी आर्मी का पूरा ध्यान रखते थे। ऑल्सो मैनेज बाय द स्पेशलाइज 30 मेंबर मिलिट्री बोर्ड, मतलब कि जैसे हमारे आज डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में आपने देखा होगा कि हमारी जैसे नेवी है उनके हेड कोई है, आर्मी है उनके हेड कोई है, और जो आपकी एयरफोर्स है उनके हेड कोई है ना, इस तरीके से ही है। तो उन तीनों के भी एक हेड है, तो तीनों के जो हेड है वो यहाँ पर हो गए कमांडर इन चीफ। फिर 30 मेंबर्स को अलग रखा गया था जो कि मिलिट्री बोर्ड का पार्ट थे, जो हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। ऑल्सो ऑल सोल्जर्स पेड डायरेक्टली इन द कैश, कैश मिलता था भाई, आज के टाइम में आप देखो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, कैश मिलता था। सपोर्टेड बाय स्ट्रेटेजिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। और क्या किया जाता था, जो बेसिकली जो बॉर्डर्स पे फोर्ट बनाए जाते थे ये शो करने के लिए कि दिस बाउंड्रीज रिलेटेड टू दिस एम्पायर और दिस किंग, तो वहां पर बेसिकली उन्हें जो है खड़ा किया जाता था, ताकि हर एक तरीके की सिक्योरिटी जो है वो आपकी बनकर रहे। अब बात करते हैं अशोका के की, कि भाई वो जो अशोका के अंदर चेंज आया, वहां से चीजें जो है कैसे कैसे आपकी बदलती चली गई। तो ये वही एम्बलम है ना। देखो, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर यंग, ऐसा नहीं है कि पहले अशोका जो थे वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, करते थे, बट पहले वो ऑफ कोर्स अपने आप को
राजा के बेटे थे भाई, राजा के बेटे को हमेशा क्षत्रिय को ये सिखाया जाता था उस समय पे कि आपका काम है लड़ना और अपने जनता को प्रोटेक्ट करना, है ना। सो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड लव फॉर यंग, ऑल्सो नॉन वायलेंस, अहिंसा टुवर्ड्स ऑल लाइफ। जब उन्होंने कलिंगा वॉर जो है लड़ी, उसके बाद उन्होंने सारी ऐसी चीजों को जो है वो पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया अपनी लाइफ से, जो कि कहीं ना कहीं वायलेंस का पार्ट बने। ऑल्सो रिजेक्शन ऑफ एम्प्टी रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, है ना। देन अ मॉरल लॉ एंड एथनिक कोड फॉर लिविंग, दैट इज नॉट अ रिलीजन। क्या बोला कि भाई रिलीजन नहीं, एक मॉरल अपनी लाइफ में बना लो और उसी के तौर पर हमें जो है वो जीना चाहिए। अब इसका जो इम्पैक्ट था बेसिकली वो ये देखने को मिला कि फोस्टेड इमेंस रिलीजियस टॉलरेंस, इंस्पायर्ड मॉरल लिविंग अमंग सिटीजंस, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड क्राइम। अब देखो, अगर राजा आपका क्या फॉलो कर रहा है, अब अगर राजा 10 लोगों को मारेगा तो आपको क्या लगेगा कि मैं भी यार 4-5 को तो मैं भी मार दूंगी या मार दूंगा, क्योंकि आपके यहाँ पर रूल ही उस तरीके का चल रहा है। लेकिन जब आपके राजा ने ही ऐसा धर्म, ऐसा बिलीव अपना लिया कि ना किसी को मारना है, ना किसी को परेशान करना है, तो आप भी उसी तरीके से ढल जाते हो। इंडक्शन पढ़ा है ना साइंस में कि साइड वाले से जो है उसका इंडक्शन पूरा आप पर आ जाता है। तो ऐसे जब अशोका दी ग्रेट ने बुद्धिज्म के अंदर बिलीव किया और सारी चीजों को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी, उनकी जो प्रजा थी, उनकी जो जनता थी, उन्होंने भी जो है उसी तरीके से चीजों को सोचा और क्राइम जो है वो बहुत कम हो गया एंड शिफ्टेड टू द स्टेट्स एंटायर फोकस टुवर्ड्स द पब्लिक वेलफेयर। और पहले जो प्रॉफिटेबल के तौर पर चीजें की जाती थी, वो चीजें प्रॉफिट नहीं थी, वो अब जनता के वेलफेयर के लिए, कि भाई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो हमें अपना काम करना है। ओके और इसी के साथ हमारा ये जो मौर्यन एम्पायर का चैप्टर था ये यहीं पर एंड होता है। मैं पूरी तरीके से मतलब ये बिलीव करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो सुपर हीरो वाली स्टोरीज आप लोग अलग अलग तरीके से देखते हो, बट इंडिया के जो सुपर हीरोज हैं वो आपको कितने पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।